हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज की इस वीडियो लेसन्स में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यूनिट के अंतर्गत ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में उन सभी छोटे छोटे कंसेप्ट को बढ़ाते हुए फर्टिलाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को समझना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग ये आज के क्लास का हमारा टॉपिक है। और इसको पढ़ने के पहले पुराने जो आपके जो नॉलेज थे, जो क्लास में आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड किए गए थे, उसको एक बार दिमाग में रिकॉल करना है और समझने का प्रयास करना है। तो शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को आपको जोड़ना है। आपको इन कंसेप्ट को जोड़ने में, इससे संबंधित कमेंट लिखवाने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप बिल्कुल आराम से इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन में ये जो फर्टिलाइजेशन वर्ड है, इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है। यानी नर गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स हैं, जब वो आपस में फ्यूज करते हैं तो इस फ्यूजन की प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर हम ह्यूमन के संदर्भ में बात करें तो इससे संबंधित बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन में हमने कहा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और ये एक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट हमने समझने का प्रयास किया है कि फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो एक पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन होता है, शरीर के भीतर होता है। और यह प्रक्रिया जो है एग्जैक्टली यहाँ पे घटित होती है, यानी एम्पुला और इस्थमस के केंद्र पर यह प्रक्रिया घटित होती है। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि ये जो है मादा में डेवलप होने वाली दो ओवरी है और इन्हीं ओवरी के द्वारा प्रत्येक महीने सेकेंडरी oocyte के रूप में कुछ ओवम बनाए जाते हैं। तो ये ओवम जब बनता है तो ये ओवम यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस वाले केंद्र पे यहाँ पे इसे लॉक कर दिया जाता है बना के। आपको पता होगा पहले से कि ये जो ओवम बनता है ओवुलेशन के दौरान बनता है, वह सेकेंडरी oocyte के रूप में रहता है। तो सेकेंडरी oocyte के रूप में एम्पुला और इस्थमस के केंद्र पे यहीं पे निषेचन होता है, यहीं पे ये ओवम जो है वो बैठा हुआ है। अब होता क्या है कि स्पर्म जो कि आप मेल गैमेट के रूप में समझते हैं, यह स्पर्म जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब जाता है तो ये इस साइड पे रीच करता है जिसे हम एम्पुला और इस्थमस का केंद्र कहते हैं। यानी एम्पुला और इस्थमस के केंद्र पे जब ये स्पर्म एंट्री करता है तो सही मायने में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी में ये इंटरनल होता है, और अगर हम साइट वाइज बात करें तो ये एम्पुला और इस्थमस के केंद्र पे होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे। अब आते हैं कि जब ये स्पर्म इंटर करता है तो स्पर्म जब इंटर करता है तो ये ओवम के पास पहुंचता है। पिछले वीडियो में मैंने ये ओवम का एक डायग्राम भी आपको समझाया था कि इसमें ये जो ब्लैक कलर से मैंने लाइनिंग किया है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा जो है, ये वाला पार्ट जो है, अगर इसको थोड़ा हम लोग और जूम करके देखें, यस, तो जोना पेलुसिडा ये वाला जो पार्ट जो है ना, जो डार्क वाला पार्ट है, इसे हम लोग जोना पेलुसिडा का लेयर कहते हैं। यही ओवम की मेन बाउंड्री होती है। और स्पर्म जो है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म जो है रीच कर रहा है, कहाँ पे पहुंचा है, तो ये ओवम के वॉल तक पहुंचा है। तो जब स्पर्म ओवम के वॉल तक पहुंचता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो जोना पेलुसिडा है इसी की वॉल को रिमूव करता है। जोना पेलुसिडा के बारे में कह दें कि ये एक ऐसी बाउंड्री है ओवम के अंदर जिसके परमिशन के बिना स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती। और आप पहले से जानते हैं कि स्पर्म के अंदर
एक्रोजोम नामक एंजाइम पाया जाता है हेड में, जो हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है। यानी स्पर्म का जो हेड है, उस हेड के अंदर एक्रोजोम एंजाइम पाए जाते हैं, और इस एक्रोजोम की वजह से, इस एंजाइम की वजह से ये जो वॉल है जोना पेलुसिडा का, ये एक तरीके से डिसअपियर हो जाता है, पेनेट्रेट हो जाता है, हट जाता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक्रोजोमल रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्रोजोम कहाँ से आया? तो आपने कहा कि स्पर्म का जो हेड होता है उसे हम एक्रोजोम कहते हैं, और एक्रोजोम के अंदर क्या है भाई? एक्रोजोम के अंदर है एंजाइम, और इस एंजाइम की सहायता से इसे पेनेट्रेट करना है ये जोना पेलुसिडा वाला लेयर। तो जैसे ही एंजाइम जोना पेलुसिडा के लेयर को पेनेट्रेट करता है, वैसे ही स्पर्म जो है वह इंटर कर जाता है। कहाँ पे इंटर कर जाता है भाई? oocyte के अंदर स्पर्म जो है वो इंटर कर जाता है। ये रहा oocyte के अंदर स्पर्म की एंट्री। यानी कि आप समझ रहे हैं कि स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंचता है, क्योंकि मूवमेंट का काम, मोटिलिटी का काम स्पर्म के द्वारा किया जाता है। ओवम नॉन मोटाइल होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो स्पर्म जो है मूव करते हुए ओवम के वॉल के पास गया, और उसने क्या किया? इस जोना पेलुसिडा की वॉल को पेनेट्रेट कर दिया, और पेनेट्रेट करते ही स्पर्म की जो है एंट्री हो जाती है इस oocyte के अंदर, ओवम के अंदर। ये जो ओवम था पहले तक सेकेंडरी oocyte था, अब ये मियोसिस की प्रक्रिया जो रुक रुक के चल रही थी, सही मायने में अब यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। तो आप देखेंगे कि मियोसिस की प्रक्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। आप देखेंगे नंबर 4 में, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। आप समझ रहे होंगे कि जो मियोसिस की जो घटना है ओवम में oogenesis के दौरान, ये रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया थी, जो भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो रही थी, और फिर जाके प्यूबर्टी पे शुरू हो रही थी, और फिर जाके रुक जा रही थी, फिर शुरू हो रही थी। यानी कि ये जो प्रक्रिया है, यानी मियोसिस टी का पूरा होना, इसी बात पे निश्चित करता है कि स्पर्म की एंट्री ओवम के भीतर हो जाए। तो अभी तक हमने ये समझा कि जो ह्यूमन में स्पर्म का जो है रोल ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है, और मूव करके वो एम्पुला और इस्थमस के केंद्र तक पहुंचता है। यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अलावा हम लोग अगर देखें तो जोना पेलुसिडा का ये जो वॉल है, ये वॉल रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? स्पर्म के अंदर जो एक्रोजोम एंजाइम है उसके द्वारा। ऐसा करने से क्या होता है? स्पर्म की एंट्री हो जाती है ओवम के अंदर, और स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर होते ही मियोसिस 2 का काम जो है वो पूर्ण हो जाता है। यानी 4 स्टेप हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। पहला, स्पर्म की एंट्री होती है। नंबर 2, स्पर्म के हेड में जो जोना पेलुसिडा को हटाने के लिए एंजाइम की सहायता से इंटरेक्शन किए जाते हैं। नंबर 3 में मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और नंबर 4 में क्या होता है कि स्पर्म ओवम जब एंट्री कर जाते हैं तो मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया अपने कंप्लीशन के दौर में चली जाती है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? तो आइए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इलेबरेट करके समझते हैं कि आगे के स्टेप में क्या होता है। अब आप कहेंगे कि स्पर्म की एंट्री जो है जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके हो गई, और जोना पेलुसिडा तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है नहीं कि वो कितने स्पर्म को रोक सकता है अंदर आने से, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पर्म जो है बहुत सारे मात्रा में स्पर्म देख रहे हैं, ये सभी स्पर्म हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म वहां पहुंच रहे हैं। और मिलियंस ऑफ स्पर्म में जो पहला स्पर्म वहां पहुंचा है, उसने तो वॉल को पेनिट्रेट करके एंट्री कर ली, बाकी स्पर्म का क्या होगा? क्या सारे स्पर्म ओवम के अंदर चले जाएंगे? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। यानी ये जो जोना पेलुसिडा की दीवार है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एक बार में एक स्पर्म ही इंटर करेगा, और जैसे ही एक स्पर्म इंटर कर जाएगा, ये जो वॉल का जो रिसेप्टर है, इसके जो दरवाजे हैं, समझिए फाइनली ये ब्लॉक हो जाएगा, किसी और स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा। यानी पॉलीस्पर्मी, यानी ढेर सारे स्पर्म के प्रवेश को रोकेगा। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ये फर्टिलाइजेशन के दौरान आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अब आते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी को रोक दिया गया,
तो वो जो फ्यूजन में एक स्पर्म और एक ओवम जो एंट्री किए थे उनका क्या होगा, तो सिनगैमी कहते हैं बाबू, ट्रू फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म का है स्ट्रक्चर और एक ओवम का है, ये दोनों गैमेट्स के अंदर जो प्लॉइडी थी, आप थोड़ा सा पीछे के क्लासेस को याद करें तो आप पाएंगे कि स्पर्म जो है उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 होती है, और ओवम में भी गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 होती है। यानी ये 23 गुणसूत्र वाला गैमेट और ये भी 23 गुणसूत्र वाला गैमेट आपस में जुड़ते हैं, फ्यूजन होता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। अब इनके फ्यूजन से निश्चित तौर पे जाइगोट बनता है। जब गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो अब 46 गुणसूत्रों वाला हो गया है, ये अब विभाजन करना शुरू करता है, और विभाजन करके ये 2 सेल का बनता है, 4 सेल का बनता है, 8 सेल का बनता है, 16 सेल का बनता है, 32 सेल का बनता है। और इस अवस्था को हम कहते हैं कि जब ये अलग अलग तरीके से डिवाइड करके 8 से 16 अवस्था में पहुंच जाता है, तो इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं मॉरूला। और ये सभी के सभी ब्लास्टोमर्स कहलाते हैं। यानी कि जाइगोट को फिर से विभाजित होना होता है, वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल तक डिवाइड होते जाता है। और जैसे ही वह अपने अंदर एक विशेष प्रकार की कैविटी भर लेता है जिसे हम ब्लास्टोसिल कहते हैं, तो यह एक नई संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और यही ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस की दीवार पे अटैच होता है तो सही मायने में प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, और इस घटना को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी इम्प्लांटेशन वो है जहाँ पे ओवम फर्टिलाइज होने के बाद अब डिवाइड किया है जाइगोट के रूप में, और जाइगोट के रूप में डिवाइड करते करते ब्लास्टोसिस्ट बना लिया, और ब्लास्टोसिस्ट फिर यूट्रस की दीवार पे अटैच हो गया। प्रोसेस कहलाया इम्प्लांटेशन। यानी इस पूरे प्रक्रिया को अगर हम लोग और आसान भाषा में कुछ लैंग्वेज के जरिए समझने का प्रयास करें तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो सकते हैं जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बिल्कुल जानना चाहेंगे। वो होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। साइट जो होता है फर्टिलाइजेशन का वो एम्पुला और इस्थमस का केंद्र होता है। स्पर्म के अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ओवम के अंदर भी ये 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप निश्चित तौर पे नोट करना चाहेंगे। और जाइगोट बनने के बाद यह गुणसूत्र 46 में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट तभी करता है जब स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर हो जाती है। और इस तरीके से एक बार में एक ही स्पर्म की एंट्री सुनिश्चित होती है, और ये काम जोना पेलुसिडा के द्वारा निर्धारित कराया जाता है। अगर हम ओवम की वाइबिलिटी की बात करें कि ये कितने देर तक सर्वाइव कर सकता है, तो ओनली 24 आवर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है, जबकि स्पर्म जो है वो 48 से 72 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, फर्टिलाइजेशन के दौरान या फर्टिलाइजेशन के बाद जो शिशु का जन्म होगा उसमें अगर किसी की भूमिका होगी पुरुष संतान के लिए, तो वहां पे पुरुषों की भूमिका होगी, क्योंकि उनके पास गुणसूत्र X और Y पाया जाता है, जबकि मादा में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। अब इन्हीं सभी टॉपिक को एक साथ समराइज करके आपके लिए एक छोटे छोटे कमेंट्स के जरिए ऐड करते हैं। वो सारे पॉइंट्स आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जो समझाया वो पॉइंट था भाई निषेचन, जिसे आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम बात करें तो हम पाएंगे फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है भाई, गैमेट्स का फ्यूजन है, यानी युग्मकों का संलयन है। युग्मकों के फ्यूजन को ही, संलयन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपल पॉइंट्स। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल नेचर का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। ये एक पॉइंट दिमाग में रखेंगे। आंतरिक निषेचन के साथ अगर हम साइट की बात करें तो निषेचन के लिए जो साइट होता है, जो स्थान होता है, वो होता है
एम्पुला और इस्थमस का केंद्र, एम्पुला और इस्थमस के केंद्र पे निषेचन विकसित होता है। तो ये पॉइंट निश्चित तौर पे ध्यान रखेंगे, जो कहाँ पे पाया जाएगा, जो मादा के फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है। निषेचन के अगर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हम पाएंगे कि ये जो स्पर्म होता है वो यूजुअली मेल गैमेट के नाम से जाना जाता है, और इस मेल गैमेट के अंदर अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी ये हैप्लॉइड होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है या एन होता है। उसी तरीके से अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम भी जो है फीमेल गैमेट के तौर पे डेवलप होता है, और ये फीमेल गैमेट जो है अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो इसमें भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी ये भी एन होता है या ये भी हैप्लॉइड होता है। और इन्हीं गैमेट्स के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के रोल में अगर हम देखें तो ये जो स्पर्म का जो हेड होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे आप बोलते हैं एक्रोजोम। स्पर्म का जो हेड है वो एक्रोजोम है, और इस एक्रोजोम के अंदर बहुत तरीके के कह सकते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम अगर हम ओवम की भाषा में बात करें तो ओवम का जो दीवार होता है, मुख्य द्वार जो होता है, वो जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एंजाइम है वो जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है एक्ट करता है, और ऐसा एक्ट करने से स्पर्म की जो है एंट्री हो जाती है ओवम के भीतर, स्पर्म की एंट्री ओवम के भीतर सुनिश्चित हो जाती है। यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो ओवम के दीवार पे जो जोना पेलुसिडा है, जो एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, ये एक दरवाजा की तरह काम करता है, एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो आ रहे स्पर्म को रिसीव करता है। लेकिन कहानी ये है कि सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री को सुनिश्चित कर सकता है, यानी ये जोना पेलुसिडा एक स्पर्म की तो एंट्री कराता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन से एक्टिविटी की वजह से पॉलीस्पर्मी यानी ढेर सारे स्पर्म की एंट्री ओवम के भीतर नहीं हो पाती है। तो वो बात याद रखेंगे, ये काम ओवम के ऑन बिहाफ पे जोना पेलुसिडा के द्वारा किया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वही पॉइंट्स आपको सिर्फ हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम निषेचन के बाद अगर हम बात करें जेडपी के वॉल को पेनेट्रेट करने के बाद जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तब अगर कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी कि निषेचन के बाद और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, यानी पश्च निषेचन आप कह सकते हो। निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं डेवलप होंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहला बात कंप्लीट होगा वो होगा बाबू जाइगोट का बनना। जाइगोट का बनना, सबसे पहले निषेचन के बाद क्या बनेगा, तो जाइगोट बनेगा। ये मान लो कोई एक जाइगोट है, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट जो होता है बाबू डिप्लॉयड होता है, क्योंकि उसमें स्पर्म ओवम मिले हुए हैं। ये 2n होता है, इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और निषेचन के बाद ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करने में भाग लेगा, डिवीजन में भाग लेगा, डिवाइड करेगा। कौन सा विभाजन करेगा भाई, तो बहुत हो गया समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। अब शुरू करेगा ये समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन जब करेगा तो ये अलग अलग सेल में बटेगा, 2 सेल में बटेगा, फिर ये 2 सेल में बटेगा, फिर ये 4 सेल में बटेगा, फिर ये 8 सेल में बटेगा, फिर ये 16 सेल में बटेगा, फिर ये 32 सेल में बटेगा, और इस तरीके से सेल का डिवीजन होते रहेगा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन आपको कि ये जो 8 से 16 या 32 सेल वाले स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसे हम मोरूला कहते हैं। मोरूला में डेवलप होगा, फिर मोरूला आगे जाके परिवर्तित होगा, यानी अभी तक बाबू आपका मोरूला बन गया है, अब ये मोरूला को परिवर्तित होना है। किस में परिवर्तित होना है भाई, तो इसके अंदर परिवर्तित होके बनाना है इसको
ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट तभी बनेगा जब इसके अंदर एक द्रव्य से भरी कैविटी डेवलप हो जाएगी, द्रव्य से भरी कैविटी बन जाएगी। इस द्रव्य से भरी कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसिल कहते हैं। यानी ये जो ब्लास्टोसिल बन गया तो यही वर्ड अब कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि सही मायने में एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतररोपण और अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी ये इम्प्लांटेशन या अंतररोपण क्या है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अंतररोपण वो प्रक्रिया है जहाँ पे क्या हो रहा है, यूटरस यानी गर्भाशय की दीवार पे किसका अटैचमेंट हो जा रहा है भाई, तो दीवार पर अटैचमेंट हो जा रहा है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही अटैच कर जाएगा यूट्रस की दीवार पे तो यह प्रक्रिया जो है वो कहलाएगी इम्प्लांटेशन। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके वो ब्लास्टोसिल डेवलप करेगा यानी एक स्पेशल टाइप की कैविटी डेवलप करेगा। और ये कैविटी जब यूट्रस की दीवार से अटैच हो जाएगी तो सही मायने में प्रेगनेंसी की शुरुआत होगी और ये प्रोसेस जो है वो कहलाएगा इम्प्लांटेशन। और ये जो पूरा जो पीरियड होगा, पूरा जो समय काल होगा, जिस समय काल में ये प्रेगनेंसी सुनिश्चित हो रही है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड वो समय काल होगा जिस काल में एक शिशु के बनने की पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित होगी, जो मनुष्यों में ±9 मंथ का होगा। इस गेस्टेशन पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होंगे और चेंजेस के फलस्वरूप शिशु का जन्म होगा, एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। तो इस वीडियोस में हमारा प्रयास है फर्टिलाइजेशन के जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे उनको जोड़ना। अभी जो आने वाले आपके जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पश्च निषेचन की जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, इम्प्लांटेशन करने के बाद किस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बॉडी में मेंटेन रहा, किस तरीके से प्रेगनेंसी आगे कैरी करेगा, किस तरीके से जर्म लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से एक नए शिशु के बॉडी में ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होगी, ऑर्गन शुरू होंगे। तो ये छोटे फर्टिलाइजेशन टॉपिक के माध्यम से हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन मादा के बॉडी में होता है, इंटरनल होता है, एम्पुला एस्थमस के केंद्र पे होता है जो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है और ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करके अलग अलग सेल, अलग अलग कोशिका अवस्था में बढ़ता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है और जब ये यूट्रस की दीवार पे अटैच होता है तो सही मायने में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है और प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अब आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये जो इम्प्लांटेड जो है इम्प्लांटेशन हुआ तो उसमें कौन कौन से बदलाव होंगे और कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्लासेंटा बनाएगा, कौन से प्लासेंटा से हार्मोन सेक्रेट होंगे और कौन सा पार्ट्स बॉडी को जर्म लेयर बनाने में मदद करेगा। तो इस छोटे कंसेप्ट के साथ आज के इस खराब मौसम में इस टॉपिक को आप यहीं पे ख़त्म करिए। और थोड़े मौसम में चेंजेस की वजह से थोड़े गले में खराबी भी है, इसकी वजह से प्रॉपरली मैं आपके सामने उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगले वीडियोज़ में हम लोग जो है पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, विशेषकर किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अलग अलग रूप में अब चेंज होगा, कैसे कैसे इसके अंदर इनर सेल मास डेवलप होंगे और किस तरीके से प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। तो अगले वीडियोज़ में इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और पिछले वीडियोज़ को बार बार देख के अपने कंसेप्ट को बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।